मैं अब दादी बन चुकी हूँ, क्यों बुला रहे हो बार बार कोर्ट। राजस्थान के अजमेर की पुरानी पीली दीवारों वाली पोस्को कोर्ट में पिछले दिसंबर एक औरत का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। ऐसा गुस्सा जो 30 सालों तक उसकी चुप्पी में दबा रहा। वो टूटी नहीं थी बल्कि थक चुकी थी। 30 साल हो गए, अब और नहीं। उसकी आवाज, उसके आंसू, उसकी चीखें, एक एक कर सब कुछ उस कमरे की खामोशी को चीरते चले गए। जज, लॉयर, एक्यूज सब पत्थर बन गए। कोई कुछ ना कह सका। हमारे भी परिवार हैं, हम उन्हें क्या बताएं? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसके हर शब्द में दर्द छुपा था जो वो सालों से अपने दिल में दबाई हुई थी। आज से 30 साल पहले जो जख्म उसे मिले थे वो आज भी ठीक नहीं हुए थे। ऊपर से इंसाफ के लिए बार बार कोर्ट में आकर उन जख्मों को याद करके वे तंग हो चुकी थी और इसलिए वो इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। आप बेहद अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि आखिर हम किस घटना की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे डार्केस्ट अजमेर सेक्स स्कैंडल की, जिसमें 1990 से लेकर 1992 लगातार 2 सालों तक तकरीबन 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का ब्लैकमेल कर घिनौना बलात्कार का शिकार बनाया गया। 2 generations ago, 32 years ago, in 1992 in Ajmer, Rajasthan, in which over 100 schoolgirls were lured, photographed, raped and blackmailed as part of the infamous Ajmer gang rape, sex and blackmail scandal. दरअसल 15 मई 1992 को अजमेर के एक रीजनल न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति में जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता के द्वारा एक खबर छपी जिसका टाइटल था छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए। इस खबर में संतोष गुप्ता ने थोड़ा सा हंसकर 2 तस्वीरें काट छांट कर लगाई जिसमें कल्प्रिट्स किसी लड़की को प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद लोगों को जागरूक करने के लिए और उनका जमीर जगाने के लिए यह तस्वीर काफी होगी, पर ऐसा नहीं हुआ और इसलिए इसके अगले दिन संतोष गुप्ता ने जो तस्वीर अखबार में डाली उसे देख सब सन्न रह गए। 16 मई 1992 दैनिक नवज्योति अखबार, हेडिंग था ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 माह पूर्व दे दी थी और इसके साथ इस बार जो संतोष गुप्ता ने तस्वीर डाली थी उसमें यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि कैसे 2 दरिंदे एक छोटी सी बच्ची का शोषण कर रहे थे और अंततः तस्वीर देखने के बाद लोगों का दिल पसीजा, उनकी अंतरात्मा ने आवाज लगाई और उनका जमीर जाग उठा और लोग इस अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। भीषण धरना प्रदर्शन और पूरा अजमेर शहर बंद हो गया। पर सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि इस दरिंदगी से भरी घटना के तार जहां जुड़ रहे थे वो और कोई जगह नहीं बल्कि राजस्थान का प्रसिद्ध और बेहद धार्मिक मोइन अल दीन चिश्ती का दरगाह था, जिसे लोग अजमेर शरीफ दरगाह कहकर भी बुलाते थे। The accused, which included influential individuals associated with the Ajmer Sharif Dargah, exploited and gang raped scores of schoolgirls. इससे पहले कि मैं आपको इस दरिंदगी से भरी घटना की कहानी बताऊं, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड नहीं खेलने वाला और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने वाला हूं, क्योंकि यह घटना इन सारी चीजों से बिल्कुल परे थी। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली थी, जहां किसी एक धर्म के लोग नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोगों ने सिर्फ उन नाबालिग बच्चियों का शोषण किया, साथ ही उन्हें एक साथ ऐसा घाव दिया जो मरते दम तक उन्हें दुख देने वाला था। For over 30 years, the constant summons to court, often accompanied by policemen arriving at their doorsteps, became a painful reminder of the ordeal for the victims. 1990 का साल था। अजमेर के सावित्री स्कूल में 12th क्लास में एक गर्ल स्टूडेंट पढ़ा करती थी जिसका नाम गीता था। गीता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को शुरू से काफी एम्बिशियस थी। उसका पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था और इसलिए वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो कि उसे यूथ कांग्रेस पार्टी में एंट्री दिला सके। ऐसे में उसके मेल फ्रेंड दीपक ने उसकी हेल्प करी और उससे कहा कि वो ऐसे किसी को जानता है जो उसकी कांग्रेस ज्वाइन करने में हेल्प कर सकते हैं
और फिर एक दिन जब वो दोनों रास्ते से साथ जा रहे थे तो उनके सामने अचानक एक ओमनी वैन आके रुकी और उसमें 2-3 लड़के बैठे थे, जिसमें से 2 लड़कों को दीपक जानता था। पहला फारूकी चिश्ती और दूसरा नफीस चिश्ती। ये दोनों ही शख्स उस वक्त पर यूथ कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, पर इनकी पहचान इससे भी बड़ी इनकी फैमिली से थी। दरअसल ये दोनों ही लड़के अजमेर शरीफ दरगाह के केयर टेकर माने जाने वाले फैमिली से बिलोंग करते थे और इसलिए इनका न सिर्फ पूरे एरिया में दबदबा था बल्कि पुलिस प्रशासन भी इनके पैरों की धूल थी और लोग अजमेर शरीफ दरगाह पर जाने से पहले इनके हाथ चूमा करते थे। तो दीपक ने नफीस और फारूक से गीता की जान पहचान कराई और उनके कांग्रेस से कनेक्शन के बारे में बताया, जिससे गीता को भी वो काम के आदमी लगे। फारूक और नफीस ने भी गीता से काफी प्यारी और मीठी बातें करी और उसे आश्वासन दिया कि वो उसकी कांग्रेस ज्वाइन करने में काफी मदद करेंगे। उसके बाद वो अपनी वैन लेकर वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद अगले कुछ दिनों में चिश्ती ने गीता से फॉर्म 66 भी फिल कराया और उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मांगा, जो गीता ने बेझिझक उन्हें भी दे दिया। अब तक गीता को नफीस और फारूक दोनों ही सही आदमी लगे और उन पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ। बहुत विश्वास करने लगी और उसे यह पता नहीं था कि उसका यही विश्वास आगे चलकर उसकी जिंदगी नरक बनाने वाला था। और कुछ ही दिनों बाद जब चिश्ती ब्रदर्स ने अपनी ओमनी वैन में गीता को स्कूल तक लिफ्ट देने के लिए पूछा तो मान गई और यहीं से शुरू हुई दरिंदगी का गंदा खेल। ओमनी वैन में गीता को लिफ्ट देने के बाद नफीस और फारूक गीता को स्कूल छोड़ने के बजाय अपने एक सुनसान फार्म हाउस पे ले गए, जहां मौका पाकर नफीस ने गीता को जान की धमकी देकर सेक्सुअल असॉल्ट किया और साथ में ही धमकी भी दे डाली, अगर उसने ये बात किसी को बताई तो ये उसका अंतिम दिन होगा और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर चिश्ती धमकी से ज्यादा गीता को उस वक्त का समाज का डर था, क्योंकि ऐसे मामलों में समाज सीधे लड़कियों को ही शक की भरी निगाहों से देखने लगता है। इसलिए गीता ने चुपचाप यह जुर्म अपने सीमित रखने का फैसला किया और शायद यह बात सिर्फ गीता ही सीमित तक रहती और इसके बारे में कभी दुनिया को पता नहीं लगता। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे घटना की किस्मत ही बदल दी। दरअसल उसके बाद फारूक और नफीस ने अपने पावर के इस्तेमाल से गीता को दूसरे लड़कियों को इस क्राइम का हिस्सा बनाने का मजबूर किया और यही से एक चैन और क्राइम की शुरुआत हुई, जिसमें पहले गीता नफीस और फारूक को अपना भाई बताकर अपने स्कूल की दोस्तों से मिलवाती थी और फिर किसी तरह नफीस और फारूक उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर सेक्सुअली असोल्ट किया करते थे और ऐसे करते करते उन्होंने सैकड़ों लड़कियों का अपना शिकार बना लिया था। और ऐसा नहीं, उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट सिर्फ फारूक और नफीस ने किया, बल्कि उसके अलावा कई दर्जन और लोग थे जिन्होंने 2 साल टाइम पीरियड में इन नाबालिग लड़कियों का रेप किया। हालांकि शुरुआत के दिनों में चिश्ती ब्रदर्स ने इन सेक्सुअल असोल्ट का कोई फुटेज नहीं बनाया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब नफीस के ही 2 गुंडे पुत्तन अलाहाबादिया और सोहेल गनी ने उन रेप विक्टिम्स में से एक को सड़क से उठा लिया और फार्म हाउस पर ले जाकर उनका रेप किया। साथ ही साथ उनके न्यूड पिक्चर्स भी अपने कैमरे में क्लिक कर लिया और इसके बाद इससे ये फोटो और वीडियोस का सिलसिला काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर उन लड़कियों ने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये हिम्मत भी एक बार की थी, लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल कर सामने आया वो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों ये चेन ऑफ क्राइम्स पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे 2 सालों तक चलता रहा। दरअसल गीता जो इस स्कैंडल की पहली विक्टिम थी, उसने अपने दोस्त जो खुद भी एक रेप विक्टिम थी उसे साथ मिलकर अजमेर पुलिस स्पेशल ब्रांच में मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल को कांटेक्ट किया और उसे सारी आपबीती सुनाई, जिसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल किसी तरह ब्लैकमेलर से उनकी फोटो निकलवाने को राजी हो गया और वो तीनों एक साथ अजमेर दरगाह वाली जगह गए, जहां पुलिस कांस्टेबल थोड़ी दूर पर ही खड़ा रहा और गीता और उसके दोस्त फोटोज मांगने चिश्ती के ही एक गैंग मेंबर पुत्तन के पास पहुंची। पर पुत्तन अलाहाबादिया ने गीता को यह कहकर डांट दिया कि तुम जो ये खेल खेल रही हो हम इसके बहुत पुराने खिलाड़ी हैं।
यानी वो फोटोज तो गीता को वापस नहीं मिल सके, लेकिन ये बात उन दरिंदों तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने इसको लेकर उनको लगातार धमकियां देने शुरू कर दी। ऊपर से उस जमाने में कैमरेज में फोटोज आज की तरह प्रिंट नहीं होती थी, इसे रील से डेवलप करना पड़ता था, जो कराने के लिए पुत्र ने कैमरा रील के एक रील डेवलपर पुरुषोत्तम को दी और पुरुषोत्तम ने उन रील से डेवलप किए गए फोटोज का बिजनेस शुरू कर दिया। वो इसकी कॉपीज बनाकर लोगों को चोरी छिपे बेचने लगा और देखते ही देखते ये सारी पिक्चर्स अजमेर के घर घर में पहुंचने लगी। और इसी दौरान जब पुरुषोत्तम ने अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन को किसी मैगजीन में पोर्नोग्राफी इमेजेस देखा तो उसने देवेंद्र को उन फोटोज के बारे में बताया जो खुद सेल किया करता था। पुरुषोत्तम ने ये पिक्चर्स देवेंद्र को दिए, पर देवेंद्र जैन ने जैसे ही पिक्चर्स देखी वैसे ही उसे समझ आ गया और उसने ये चुपके से सारी फोटोज की कॉपीज 2 जगह पर भेजी। पहला तो वीजीपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और दूसरा दैनिक नवज्योति अखबार, जहां ये जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता के हाथ लगी। दरअसल अजमेर में लड़कियों के मरने और गायब होने की घटना उस वक्त पर काफी आम हो गई थी, पर यह पहली बार था जब इस घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें बाहर लीक हुई और इसलिए जैसे ही ये वीएचपी के हाथ लगी तो उन्होंने ये पिक्चर्स पुलिस को पास किया। उधर संतोष गुप्ता भी इस पर अपना पूरा होमवर्क कर चुके थे और अब बारी थी इस घटना को लेकर अजमेर वासियों को नींद से जगाने की, जो कि उन्होंने 21 अप्रैल 1992 को इससे जुड़ी एक खबर अपने अखबार दैनिक नवज्योति में छाप कर किया। लेकिन इससे लोगों के बीच कुछ खास असर नहीं हुआ, क्योंकि सीधी सी बात थी, उन्हें इससे क्या मतलब, इनमें उनकी बच्चियों का नाम थोड़ी ही था और अगर कहीं उनकी बच्चियां इसमें विक्टिम भी थी तो उन्हें इस बात की खबर कहाँ थी। और इसलिए जब अप्रैल वाले खबर का लोगों पर असर नहीं हुआ तो संतोष गुप्ता ने मई 15 से मई 17 तक कुछ ऐसे तस्वीर अखबार में पब्लिक किए जिससे फाइनली लोगों का झकझोर कर रख दिया। वो 18 मई को धरना प्रदर्शन पर उतर आए और पूरा अजमेर शट डाउन हो गया। संतोष ने अपने इस आर्टिकल में यह क्लेम किया था कि होम मिनिस्ट्री को ये पिक्चर कई महीने पहले मिल चुकी थी, पर उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये सारे लोग चिश्ती फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका पूरे अजमेर पर कंट्रोल था और इन पर एक्शन लेना मतलब धार्मिक तनाव को बढ़ावा देना था। यानी कि ये खबर का लीक होना पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे को भड़का सकता था, क्योंकि जिन लड़कियों को उन दरिंदों ने अपना शिकार बनाया था वो सारी के सारे हिंदू धर्म की लड़कियां थी और वो दरिंदे सारे इस्लाम धर्म के थे। ऊपर से उस वक्त पर बाबरी विध्वंस को लेकर और मंदिर वहीं बनाएंगे। Led by Hindu nationalist leaders, the mob broke police barricades, climbed the dome of the mosque, and और कार सेवक यात्रा को लेकर देश में काफी तनाव का माहौल था। पर जरा सोचिए, क्या बस इस डर से कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाएंगे, सरकार को अपने देश की बेटियों के साथ हो रही इस दरिंदगी को रोकना नहीं चाहिए था? ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। रेप करने वाले मुस्लिम थे, पर फुटेज बनाने वाले, उन्हें खरीदने वाले हिंदू और अन्य धर्म के भी थे। तो वीएचपी के कहने पर और लोगों के धरना प्रदर्शन के बाद फाइनली 27 मई को पुलिस ने एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस स्कैंडल के कुछ एक्यूज्ड को अरेस्ट किया और 3 दिन बाद नॉर्थ अजमेर के डीएसपी हरि प्रसाद शर्मा ने गंज पुलिस स्टेशन में सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी और केस काफी सेंसिटिव होने के कारण उसे तुरंत सीआईडी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, जहां एनके पटनी ने जयपुर से आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। और वो खुद बताते हैं कि उस वक्त पर यह केस उनके लिए कितना ज्यादा हाई प्रोफाइल था, क्योंकि जो एक्यूज थे उनके खिलाफ उस वक्त पर कोई भी विक्टिम्स आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और बयान देने को राजी करने के लिए उन्हें खुद सिविल ड्रेस में चुपके से विक्टिम्स के घर जाना होता था और किसी तरह उन्हें कोर्ट में टेस्टिमोनी देने के लिए राजी करना होता था। इसके बाद वो कोर्ट में जाने को तैयार होते थे। सोचिए, ये खौफ था अजमेर में चिश्ती का। तो एनके पाटनी के स्ट्रगल से फैमिली जब कुछ विक्टिम्स उसके लिए राजी हुए, इसके बाद सितंबर 1992 में पटनी ने 250 पेजेस की अपनी पहली चार्जशीट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करी, जिसमें टोटल 128 आई विटनेस शामिल हुए और 63 एविडेंस पेश किए गए
और 28 सितंबर 1992 से अजमेर स्कैंडल केस का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें 30 विक्टिम्स का बयान दर्ज किया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी एक लंबे और कभी न खत्म होने वाले लीगल बैटल की। 1992 से शुरू हुआ यह अजमेर रेप केस एक बहुत ही लंबा और पेचीदा लीगल बैटल में तब्दील हो गया, जिसमें कई ट्रायल्स, अपील्स और कुछ एक्विट्स भी हुए। कुल मिलाकर इस केस में 18 को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक आरोपी पुरुषोत्तम ने 1994 में सुसाइड कर लिया। वहीं पहले जिन 8 आरोपियों का ट्रायल हुआ उन्हें 1998 में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनमें से 4 को बरी कर दिया और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी आरोपियों को सजा घटाकर 10 साल कर दी। जरा सोचिए, इससे उन सैकड़ों लड़कियों पर क्या बीती होगी। यही बाकी एक्यूज्ड को अगले कई दशकों में अलग अलग समय पर गिरफ्तार किया गया और ट्रायल चला, लेकिन मेन एक्यूज्ड फारूक चिश्ती ने मेंटली अनस्टेबल होने का बहाना बनाकर कई सालों तक खुद सजा दिलवाने से बचा लिया। लेकिन अंततः 2007 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पर यहाँ भी साल 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने ये मानते हुए कि उसके काफी सजा भुगत ली है, उसे रिहा कर दिया गया। कोर्ट का इंसाफ उन सैकड़ों रेप पीड़ितों के लिए अच्छा नहीं था। नफीस चिश्ती, जो पहले से ही एक हिस्ट्री सीटर था और ड्रग पेडलिंग जैसे मामलों में भी एक्यूज था, 2003 तक फरार रहा और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसे एक बुर्का पहनकर भागते हुए पकड़ा। एक और आरोपी इकबाल भट्ट 2005 तक गिरफ्तारी से बचता रहा, लेकिन जबकि सोहेल गनी चिश्ती ने 2018 में सरेंडर किया। इन सारे अरेस्ट के साथ वे सर्वाइवर्स जो भी कोर्ट में गवाही देने को तैयार या सक्षम थे, उन्हें बार बार कोर्ट बुलाया जाता रहा, जिससे वो काफी परेशान हो गए और उन्हें कोर्ट में चिल्लाकर ये तक कहना पड़ा कि उनकी अब उम्र हो चुकी है, उनके पोते पोती हैं, उन्हें वो क्या जवाब देंगे। I am now a grandmother. Leave me alone. We have families. What do we tell them? Cried a gang rape survivor back in 2021 after being summoned to the court again. और इस प्रकार दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीने बन गए और महीने साल बदलते गए और तकरीबन 32 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिला, जब 20 अगस्त 2024 को अजमेर की विशेष पॉस्को अदालत ने 6 दोषियों को नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम उर्फ टार्जन, सैयद जमीर हुसैन और सुहेल गनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और सारे विक्टिम्स को मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पर शायद यह 6 आरोपी भी मर्सी पिटीशन डालकर आने वाले साल में छूट जाएंगे और देश में रेप्स का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अजमेर रेप स्कैंडल की, जिसमें विक्टिम्स को इंसाफ मिलते मिलते इतनी देरी हो गई कि उनमें से कई अब इस दुनिया में भी नहीं है। ऐसी घटनाएं हमें एहसास दिलाती है कि पावर और पैसे के आगे एक आम इंसान की इज्जत और जान की इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कीमत होती तो शायद इस स्कैंडल का शिकार एक भी नाबालिग लड़की नहीं बनती। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।